हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम आपका आ चुका है, मतलब फॉर्म आ चुके हैं। एग्ज़ाम की डेट तो अभी नहीं है। एग्ज़ाम कब होगा? मिनिमम मुझे लगता है कि 6 मंथ्स तो आपको आराम से मिल जाएंगे। तो जो लोग फ्रेशर हैं, जो अभी अभी 12th किए हैं, वो लोग भी इसको फॉर्म को डालने के इच्छुक होंगे, तो उनके लिए भी एक सफिशियंट टाइम है। 6 महीने एक डिसेंट टाइम है अपनी तैयारी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। जब तीन ही सब्जेक्ट हों आपके प्री और मेन, CBT 1 और CBT 2 में सिर्फ तीन ही सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग और जीएस। वैकेंसीज बहुत ही कम है, मैं मानता हूं कि ये कम है, पर पिछली बार भी अगर आप देखेंगे तो उससे थोड़े से सेटिस्फाई हो जाएंगे कि ग्रेजुएट लेवल की तो 8100 से 5800 हुई, लेकिन ये 3100 ही पहले थी और अब भी 3058 है। तो इसलिए कोई ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही गिरावट आई है। अगर आपका पहले जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम दिया है और आपको लगा हो कि मैं थोड़ा सा चूका हूँ या मुझे कुछ कमियां हुई हैं, तो उनको सुधारने का एक बहुत ही बढ़िया अवसर है। क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी हैं वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा और एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। उससे पहले मैं अब आपको बता देता हूं बच्चों कि जो भी रेलवे के जैसे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, या मैं कहूँ कि अंडर ग्रेजुएट लेवल, या और भी ग्रुप डी भी आगे आएगी, या हम आगे एएलपी या टेक्नीशियन या इन सब भर्तियों की भी बात करें, या आगे जेई, बहुत सारे तरह की रेलवे अब भर्ती करा रहा है। और हर साल के बेस पे 2 साल से हम देख रहे हैं कि वो रेगुलर निकाल रहा है। वो बात अलग है कि पिछले साल वो जनवरी फरवरी में निकली, तो इस अगले साल वो अप्रैल मई तक चली गई, पर हर साल आएंगी, ऐसा रेल मंत्री जी का भी वादा है हमसे। तो भाई कुल मिलाकर के ये जो बैच है ये इसलिए होगा कि आपको हर वैकेंसी के लिए, क्योंकि कई एक बच्चा होता है कि मैं अंडर ग्रेजुएट लेवल भी दूंगा, मैं ग्रेजुएट लेवल भी दूंगा और मैं ग्रुप डी भी दूंगा। अब 3 वैकेंसी हैं, अब हम बैच मान लीजिए 3 लाएं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा ग्रुप डी के टाइम पे कि मैं ग्रुप डी का पढ़ूं या एनटीपीसी का पढ़ूं, किस तरह से कवर करूंगा फिर। तो हम एक ना इसका ऑल सॉल्यूशन लेकर के आ रहे हैं कि आपको अब ऐसे सोचना ही नहीं पड़ेगा। एक फाउंडेशन बैच, इसमें अगर आपने एडमिशन लिया तो फिर आपके सारे दुख दर्द रेलवे के तो दूर हो जाएंगे। मतलब फिर आपको ये नहीं सोचना है कि वो एग्जाम निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, या उसका बैच है, ये इसका बैच है। सभी में सब्जेक्ट सेम होते हैं और पूरी गहराई से जीरो लेवल से लेकर के चलने वाले हैं। फाउंडेशन बैच का मतलब ही ये है, इसलिए इसका नाम फाउंडेशन है कि जो बच्चे एकदम शुरुआत कर रहे हो या बच्चे गहराई से पढ़ना चाहें, दोबारा उनको किसी और चीज से ना पढ़ना पड़े, एक बार मैथ, रीजनिंग, जीएस को बहुत अच्छे से कवर कर जाएं, तो वो फाउंडेशन बैच में आपको मिलने वाला है। रेलवे का कंप्लीट सॉल्यूशन है ये। 1 नवंबर को ये मैं लॉन्च करूंगा बच्चों, ठीक है। 1 नवंबर इसकी लॉन्चिंग डेट रखी है। अभी मैं बात करने वाला हूं आपके नोटिफिकेशन की, तो मैं वापस लौटता हूं उस पर। तो 4 अक्टूबर को ये जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आ गया था कि आपके इतने फॉर्म आ रहे हैं, इसलिए आपको पता था पहले से कि ये आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हुई है वो आज ही से, लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, आज से ही फॉर्म भरे जाएंगे। अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ, हो सकता है शाम तक हो पाए, तो आप कल परसों आराम से अपना फॉर्म भरिएगा। मैं आपको फॉर्म भरने की एक वीडियो भी बनवा दूंगा जिससे फॉर्म में किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो। एक एक कॉलम की वीडियो आपके लिए बनवा दी जाएगी। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन यानी लास्ट डेट जो है फॉर्म की वो 27 नवंबर है। लास्ट डेट्स की तरफ ना चले, लास्ट डेट की तरफ जाने से रिस्क हो जाएगा आपके लिए बहुत बड़ा। कई बार लास्ट में साइट बहुत बिजी हो जाती है, ठीक है। चलो अभी मैं बात कर लेता हूं भाई ये क्या डेट है। अगर आप देखिए, मैंने अगर फॉर्म की वीडियो बनाई और एक एक कॉलम आपको समझा दिया तो फॉर्म में गलती होने का चांस नहीं बनता। लेकिन अगर फिर भी कोई गलती रह जाए तो समय से देख लेना प्रिंट आउट निकलवा कर, तो फिर घबराने की बात नहीं है। 30 नवंबर से लेकर के और 9 दिसंबर के बीच में उसमें करेक्शन कराया जा सकता है, ठीक है। करेक्शन करा लीजिएगा, फिर कोई दिक्कत वाली बात वो नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं टोटल वैकेंसीज किस किस में कितनी कितनी है, तो इसमें टोटल 4 तरह की पोस्ट हैं बच्चों। जो अंडर ग्रेजुएट लेवल आया है ना, आप बोलते हो ना एक टीटी सुना होगा, कहीं उसको टीसी बोल देते हैं, टिकट चेकर,
कुछ टीटी बोल देता है, खाली टीटी भी बोलता है कोई कोई। तो वो वैकेंसी कौन सी होती है, उसका नाम तो कभी टीटी नहीं आता। तो ये 10+2 के अंडर ही आती है। और अगर आप वो जानना चाहते हो कि वो कौन सी वैकेंसी है, तो ये आपकी टीटी वाली ही वैकेंसी है, आप ये समझ लीजिए। ठीक है। तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, तो ये जो है इस पे केवल यही नहीं कि ये जिंदगी भर टीटी रहेगा, वो हो सकता है कि इसको और भी काम दे दिए जाते हैं। स्टेशन पे भी इसका अपना काम होता है, जो टिकट काटने का काम होता है, जो काउंटर्स पे होते हैं, तो वहां भी ये हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो वो इनके ऑफिसर, जो उसकी ग्रेजुएट लेवल में भी एक सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की एक वैकेंसी आती है, जो स्टेशन मास्टर की इक्विवेलेंट होती है, वो वाला इनका बॉस होता है। ठीक है, वो लगाएंगे कि आपको यहाँ काउंटर पे बैठना है या आपको ट्रेन में जाना है चेकिंग करने के लिए, है ना। तो भाई कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क ये वही वैकेंसी और लेवल 3 की होती है, अर्थात ये कांस्टेबल लेवल होता है। ठीक है, 21,700 बेसिक होता है इसका। B2 स्टैंडर्ड मेडिकल है, जो कि बहुत नॉर्मल है, चश्मे वगैरह खूब बढ़िया चलते हैं इसमें। 18 से 30 इसमें एज है। और सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार टीटी की ही है, 2424। 3,000 में से 2,500 तो टीटी चाहिए इस बार। देख लो, ट्रेन में आप बिना टिकट के चलने नहीं देंगे। ये रहा। चलो, अब अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग का भी काम होगा, अकाउंटिंग का भी काम होगा। तो ये इससे छोटी नौकरी है, लेवल 2 की है, 19,900, और ये 394 पद हैं इसके। ठीक है, एक जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होता है, ये भी लेवल 2 है, और इसका 163 पोस्ट है। और एक पोस्ट है ट्रेन क्लर्क की, और ये है 77। बच्चों देखो, इन दो में बहुत तगड़ा कंपटीशन रहेगा, मैं आपको बता दे रहा हूं पहले। 1 और 4 में इनमें थोड़ा कम कंपटीशन रहेगा। उसका कारण है क्योंकि यहां टाइपिंग चाहिए। इन दोनों में कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको CBT1 और CBT2 दो एग्जाम क्लियर करने, आपको ये दो पोस्ट मिल सकती हैं। और अगर आपने चारों भरी हैं, आप टाइपिंग में फेल हो गए, तो आप इन दोनों के लिए फिर भी एलिजिबल रहोगे। ऐसा नहीं है कि इन दोनों को भरे ही नहीं, हमसे टाइपिंग नहीं आती, तो भाई टाइपिंग दे के आना, टाइपिंग में फेल हो जाना कोई बात नहीं, इन दोनों में फिर भी एलिजिबल रहोगे आप। तो वो वाली टेंशन नहीं है किसी भी तरह की, कभी आप इनको भरो ही नहीं पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम, वो गलती हो जाएगी। देखो, ये सबसे आसान मेडिकल होता है, जो टाइपिंग वाली पोस्ट है ना, सबसे आसान मेडिकल, कलर विजन भी चलता है इसमें, बिल्कुल खुला, मतलब एडमिटेड है यहां पर। चलो, तो सबकी एज यही है। ऑल आरआरबीज में ये वैकेंसी आरआरबी वाइज इनको बांटा गया है। फिर ये आपको क्लियर कर दिया उसने, क्योंकि नाम ही टाइपिस्ट लिख रहा था, तो उसने बोल दिया कि इनमें भैया टाइपिंग भी पास करनी पड़ेगी। और इन दो पोस्टों में, जो आपकी टीटी वाली है और ट्रेन क्लर्क है, इनमें कोई भी टाइपिंग वाइपिंग की जरूरत नहीं है। इसमें बस CBT1 देना है और CBT2, वो तो इन दोनों में भी देना है, बस इनमें एक एडिशनल और है टाइपिंग। इसलिए यहां कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि टाइपिंग सबको नहीं आती। ठीक है, क्लियर है ना कि क्यों कह रहा हूं कि ये थोड़ी आसानी से मिल जाएंगी। ये अगर आपको बहुत भरोसा है खुद पे, तो फिर आप ये पोस्ट लेके जाइए, ये बेहतरीन पोस्ट है। याद करोगे गुरुजी क्या पोस्ट दिलवाई आपने। चलो, मैं कौन हूं खैर दिलवाने वाला, आपकी मेहनत आपको दिलवाएगी, हम आपके साथ हैं। चलो, अब मैं बात कर लेता हूं जोन वाइज वैकेंसीज कितनी हैं। देखिए, कोलकाता जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं, 499। मुंबई में 494 हैं। प्रयागराज, ये इलाहाबाद वाला जो जोन है ना, ये इलाहाबाद से लेकर के और दिल्ली से ही टच हो जाता है, ये यहां तक, हमारे यहां तक यही लगता है प्रयागराज जोन। और फिर इधर चंडीगढ़, जो दिल्ली आती है वो चंडीगढ़ जोन में आ जाती है। तो प्रयागराज में एक अच्छी खासी वैकेंसीज है, 303। यूपी वालों, आंख मीच के भर देना आप। ठीक है, अब दूसरे जोन का वो मत करना इंतजार कि मैं तो यहाँ कोलकाता में बहुत कम वैकेंसी है, यहां भरूंगा। कोलकाता का इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वेस्ट बंगाली तो सारे ये डालेंगे ना, और वहां के आसपास के लोग भी सब यही डालेंगे। और पता लगता है कोलकाता की सबसे हाई कट ऑफ, क्योंकि ये तो रेड जोनल वैकेंसी हो जाएगी ना, कि यहां पे सबसे ज्यादा सब लोग इधर को भागेंगे। मुंबई कोलकाता तो बहुत ज्यादा डाली जाएगी। तो पिछली बार यही हुआ है, इसलिए कह रहा हूं कि अपने जोन से बच्चों ने हजारों किलोमीटर दूर भी डाला, आरआरबी को चुना।
एक ही आरआरबी चुन सकते हो आप, कोई से एक आरआरबी में फॉर्म भर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। पिछली बार बच्चों ने किया कि हजारों किलोमीटर दूर का आरआरबी चुना कि सिकंदराबाद में बहुत कम कट ऑफ, एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत कम कट ऑफ जाती है, सबने वही डाल दिया, सबसे हाई कट ऑफ वही गई, क्योंकि बच्चा कंपेयर करता है प्रीवियस ईयर वाली कट ऑफ से। तो ये मत करना गलती इस बार, ठीक है। चलो, तो गोरखपुर 173, तो यूपी वालों के लिए तो 2 जोन हो गए हैं बढ़िया से। मालदा 196, अहमदाबाद, अहमदाबाद बहुत उठा दी बच्चों ने जो कम जाती थी, 153, क्योंकि उधर ही डाल दिया सबने। जम्मू कश्मीर श्रीनगर 137, गुवाहाटी 135, भोपाल 123, अजमेर 116, और ये 100 से कम वैकेंसीज वाले जोन ये रहे। बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, ये बिहार के हैं, यहाँ तो कम ही रहती हैं, ये बच्चे बाहर भरते हैं अपना फॉर्म, है ना। चलो, चंडीगढ़ में भी देखो, जो दिल्ली वाला जोन है, जो दिल्ली रहेगी वो 24 ही वैकेंसी है वहां। तो जो हाई अलर्ट जो, इनमें पता है क्यों है कम वैकेंसी चंडीगढ़ में और पटना में? इसका कारण बता दूं आपको, क्योंकि यहाँ ना बच्चे ट्रांसफर ले लेकर के आ जाते हैं 4-4, 5-5 साल बाद। सबको पटना चाहिए, सबको चंडीगढ़ चाहिए, सबको दिल्ली आना है ना। किसी का दूर होता है, क्या आप भी आ सकते हो, कोई और जोन मिल जाएगा तो? हाँ, देखिए कंडीशन तो 2 साल की है, पर 5 साल से पहले होता नहीं आराम से, और अगर वहां वैकेंसी होगी तो ही होगा। और इसलिए यहाँ कम वैकेंसी, क्योंकि लोग ट्रांसफर लेके यहाँ आते हैं। समझ में आई बात? चलो, अब देखो, इतनी गहराई से कोई बताएगा आपको नोटिफिकेशन। अब आपको एक बात बताऊं कि भाई यहां पे और क्लियर क्या करने की, कोई कहे कि इसमें सैलरी कितनी बन जाएगी, टीटी में सैलरी कितनी बनेगी? 21,700 लेवल 3 है। अगर मैं सैलरी आपको बता दूं तो यहां आराम से सैलरी 45,000 आपकी आराम से बन जाएगी। इसमें जो सैलरी है वो 40,000 के आसपास बनेगी। बाकी जो बोनस होता है साल में दीपावली का 70 दिन की, वो एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है आपको। 40,000 यहां बन जाएगी और 40,000 इसमें बन जाएगी। तो ये तीनों तो 40,000 सैलरी दिलवाएंगे आपको, और ये 45,000 दिलवा देगा। क्लियर है? अब इसमें कंडीशन क्या है? देखिए, कंडीशन एक है 12th पास होना चाहिए, लेकिन साथ में लगा दिया कि 50% मार्क्स चाहिए 12th में। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी अगर 50% नहीं है ना, तो फिर नहीं होगा भाई। तो 50%, लेकिन 50% से कुछ लोगों को छूट भी दी गई है। SC ST में कोई जरूरत नहीं है 50% की, ये ओबीसी के लिए है, ये जनरल के लिए है, ये ईडब्ल्यूएस के लिए 50% की कंडीशन, SC ST के लिए नहीं है। लेकिन अगर कोई जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का बच्चा डिसेबिलिटी है या एक्स सर्विसमैन है, यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड है या एक्स सर्विसमैन, तो उनको भी 50% की कंडीशन से मुक्त रखा गया है सभी पोस्ट पर। क्लियर? आगे ये इसने बताया कि आपके 500 रुपए हम फॉर्म भरने पर लेंगे, और 550 रुपए जनरल से लेंगे, ओबीसी से लेंगे, लेकिन आपके 400 वापस कर देंगे सीबीटी 1 देने के बाद, और 250 रुपए SC ST से, एक्स सर्विसमैन से, इन सब से लेंगे, फिजिकली हैंडीकैप्ड से, सबसे 250 लेंगे, वापस कर देंगे आपका पूरे के पूरे 250 के सीबीटी 1 एग्जाम में रिप्रेजेंट होने के बाद। एब्सेंट हुए तो नहीं होगा वापस। ठीक है, ये क्लियरली उसने बता दिया है कि 400 और 250 वापस होंगे। ये कहते हैं सीबीटी 1 के बाद, पहले वालों के अभी तक नहीं आए, टाइम लग जाता है पर आएंगे जरूर। तो इसलिए अपना ही अकाउंट दें, वो मांगता है रिटर्न में आपका अकाउंट कौन सा है। जब फॉर्म भरवाएगा ना, अभी आप फॉर्म भरने जाओगे तो आप अपना अकाउंट डलवाना, वहां कई बार साइबर कैफे वाले डलवा देते हैं, उनके में ही जाते हैं पैसे फिर। चलो, एज लिमिट 1/1/2026, जो एज मांगी गई है ना 18 से 30 साल एज तो है, लेकिन ये 1/1/2026 को मांगी गई है भाई, 1 जनवरी 2026। अर्थात किसी बच्चे की एज 1/1/2008 भी है ना, तो वो भी फॉर्म भर देगा। 2007 वाले तो सारे ही भर देंगे। क्लियर? और बाकी ये बता रहा है कि, ये तो मैंने बताई लेटेस्ट कंडीशन, एक बता रहा है इससे पहले यूआर ईडब्ल्यूएस वाले नहीं भर सकते, इससे पहले कोई पैदा हुआ है ओबीसी वाला नहीं भर सकता, इससे पहले कोई SC ST वाला पैदा हुआ इस डेट से पहले नहीं भर सकता, इसके बाद के सब भर देंगे इस तक। ठीक है, क्लियरली समझ में आ रही होगी एक एक बात। ये एज में छूट भी है, 18 से 30 साल एज जरूर है, लेकिन 5 साल की छूट SC ST जो नियम अनुसार छूट मिलती है, ओबीसी नॉन क्रीम लेयर वालों को 3 साल की छूट मिलती है। बाकी एक्स सर्विसमैन को, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए सबकी छूट अलग अलग दी हुई है। ठीक है,
आगे अगर हम बताएं बच्चों कि इसने ये बोला है बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको लोग नहीं देखेंगे और इसको कोई सीरियस भी नहीं लेगा, वेरी वेरी, जितने वेरी वेरी लगाओ वो लगा लेना। ओबीसी वालों ये आपके लिए, ईडब्ल्यूएस वालों ये आपके लिए। इन दोनों बच्चों को इस बात को ध्यान से सुनना है कि आपको ये एससी एसटी की कंडीशन नहीं है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को ध्यान देना है कि उनका जो है 1 अप्रैल 2025 से बाद का बना हुआ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और फॉर्म की लास्ट डेट 27 नवंबर से पहला बना हुआ होना चाहिए। यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद का और 27 नवंबर से पहला, इसके बीच का ही सर्टिफिकेट मान्य होगा। अगर आपने 31 मार्च का भी बनवाया ना 2025 में, चलेगा नहीं। वो कह रहा है फिर हम आपको जनरल में डाल देंगे, ये बोला है भाई, ठीक है। और इस बात को बिल्कुल क्लियरली मान लेना, अपना आज ही सर्टिफिकेट चेक कर लेना, वरना आप ओबीसी के बजाय जनरल में चले जाओगे। और अगर आपकी एज 31 हो गई ना, फिर आपकी जनरल वाली एज भी नहीं है, फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो जो बच्चे ईडब्ल्यूएस में हैं और ओबीसी में हैं, उनको सर्टिफिकेट अपना 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही बना हुआ लगाना होगा। लगाना नहीं है, चेक करवाएंगे, तब वो डेट चेक करेंगे इसको, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुंचोगे, सीबीटी 1 सीबीटी 2 देने के बाद। क्लियर? चलो, ये एक और बात, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी जो आपकी 12th है ना, वो 27/11/2025 से पहले का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। एपियरिंग वाले नहीं चलेंगे। कोई बच्चा भरे कि मैं ग्रेजुएट हूं, तो ग्रेजुएट तभी भरना जब इस तक आपके पास मार्कशीट आ जाए फाइनल ईयर की। अगर मार्कशीट नहीं है तो फिर आपको वो दिक्कत करेंगे, चाहे भले ही 12th क्वालिफिकेशन हो। फिर आप डालना ही मत ग्रेजुएशन, आप 12th ही डालना, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, आगे इसने बताया हुआ है कि जो A3 मेडिकल है ना, देखो ये इन्होंने बोला है विद और विदाउट ग्लासेस, यानी ये ग्लासेस के साथ या ग्लासेस के बिना, आपका आई विजन 6/9 6/9 है दोनों आईज का, तो चल जाएगा, ठीक है। दूसरा इसने बोला है कि अगर B2 मेडिकल है तो इसमें कुछ पोस्ट के लिए A3 है, कुछ के B2 है और कुछ के लिए C2 है मेडिकल। तो भाई जो B2 है ना, वो कह रहा है डिस्टेंस विजन वहां 6/9 और 6/12 भी चल जाएगा, विद और विदाउट ग्लासेस, गिलास के साथ या गिलास के बिना। गिलास के साथ तो सबका आ ही जाता है इतना, चश्मे के साथ तो 6/6 निकालोगे आप। C2 जो मेडिकल है ना, उसमें कह रहा है 6/12, एक आई का भी हुआ और दूसरी का बिल्कुल भी नहीं हुआ तो भी हम चला लेंगे, यानी एक आंख से ही दिखता हो तो भी चल जाएगा यहां तो, ठीक है। और यह इसमें कलर विजन वगैरह चल जाता है भाई। चलो, क्लियर? लिखा तो नहीं है ऐसा, पर हो जाता है वहां। तो इसलिए मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं बहुत ही डिटेल में। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, लंबी वीडियो मेरी इसलिए जाती है कि मैं बच्चे का डाउट नहीं छोड़ना चाहता, वरना फिर वीडियो देखने का फायदा ही क्या है ना। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है बच्चों, उसने बोला है सबसे पहले एग्जाम होगा CBT 1, फिर CBT 2 कराएंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया जाएगा। उससे पहले अगर किसी में टाइपिंग है तो टाइपिंग करा देंगे। यही है बस तरीका, और कुछ है ही नहीं। चलो नेक्स्ट, एग्जाम का पैटर्न। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। हाँ, जिसने पहले जनरल भरा था वो ईडब्ल्यूएस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो OTR में शायद चेंज करना पड़ेगा उसको, अगर OTR की सुविधा है तो। जनरल अवेयरनेस भाई 40 की आएगी CBT 1 में। अब देख लो दोनों में फर्क क्या पेपरों में। पहले पेपर में GK 40 की, मैथ 30 का, 30 की रीजनिंग, 100 नंबर का पेपर हो गया, 90 मिनट मिलेंगे, ठीक है। दूसरे पेपर में ना बस ये 50 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, टोटल 120 क्वेश्चन हो जाएंगे और मिनट मिलेंगे 90। इतना ही फर्क है बस, चीजें यही आनी है तीनों। आपके सिर्फ सिलेबस में कोई चेंज है, नेगेटिव मार्किंग सेम है 1/3 दोनों की ही, ठीक है। और आपको एक बात और बता दूं भाई, आप सिलेबस देखना चाहते हो तो ये बिल्कुल वही है जो नोटिफिकेशन में सिलेबस है। क्या इतने से चैप्टर है? हाँ, बस इतने से ही चैप्टर है मैथ्स में। इसमें टोटल अर्थमेटिक आ गया, प्रॉफिट लॉस, एलिमिनेटरी, अलजेब्रा, एक क्वेश्चन यहां से, एक ज्योमेट्री से, एक टिग्नोमेट्री से और एक स्टैटिस्टिक्स से। तो ये 3 क्वेश्चन और आप एडवांस के मानकर चलो।
इतना ही आता है भाई मैथ्स। ठीक है, चलो जनरल इंटेलिजेंस एक एक क्वेश्चन ही आता है अलजेब्रा का, ज्योमेट्री का, चाहे भले 30 का मैथ आता हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रीजनिंग और इंटेलिजेंस, यानी रीजनिंग में क्या, ये रे चैप्टर, जनरल अवेयरनेस क्या, ये रहा। तो वही सब कुछ पूरा सिलेबस आपको दिया हुआ है। अब मैं आपको CBT 2 की बात कर रहा था, तो मैंने आपको बता दिया 40 की जगह यहाँ 50 की हो जाएगी, 35 का मैथ हो जाएगा। CBT 2 है आपका, CBT 2। और 35 की रीजनिंग, 120 क्वेश्चन, 90 मिनट, सेम वही बात बोली थी। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, जी हाँ। लेकिन एक और बात बता दूं आपको, हालांकि ये होगा तो जोन वाइज, क्योंकि जोन वाइज वैकेंसी है, 3058 वैकेंसी है, इसका 15 गुना बच्चे, ये कह रहा कि जो CBT 1 में कितने बच्चों को पास करेंगे, फॉर्म भरेंगे इसके 50 लाख CBT 2 के, सॉरी इसके अंडर ग्रेजुएट लेवल के। तो NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल 50 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, कितने, 50 लाख, और 3058 का 15 गुना पास करेंगे, तो लगभग 46,000 बच्चे पास होंगे। 50 लाख में से 49,54,000 बच्चा तो यहीं फेल हो जाएगा CBT 1 में। और CBT 1 पास करना मुश्किल नहीं है, असली है CBT 2। क्योंकि जब ये 39,000 बच्चे आएंगे CBT 2 में, ये तो भीड़ थी, फॉर्म भर दिया किसी और के कहने से, ये तो वो लोग थे। अब जब ये 40,000 आ जाएंगे ना, तो ये सारे क्रीम बच्चे होंगे, इनमें से आपको 3,000 में आना है। ये कंपटीशन तगड़ा है। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। तो ये है कंपटीशन पूरा। और 8 गुना बच्चे को लेते हैं टाइपिंग के लिए, जैसे 24,000, यानी इन 46,000 में से 24,000 बच्चों को तो टाइपिंग के लिए पास करेंगे, ऐसे आप समझिए। 24,000 बच्चों को टाइपिंग के लिए ले जाया जाएगा। तो यहां चांस आसान है, 46 में से 24 में आना आसान है। लेकिन जहां मैं वो जो कमर्शियल टिकट क्लर्क की बात कर लेता हूँ, वो वाली TT की पोस्ट की बात करता हूँ, तो वहां क्योंकि टाइपिंग नहीं है, वहां 3,000 में ही आना है 46,000 में से। तो इतना फर्क है दोनों के कंपटीशन में, समझ में आ गई बात। और जो टाइपिंग कर लेगा ना 24,000 में से, वो सिलेक्ट हो जाता है, क्योंकि 8 में से एक बच्चा टाइपिंग नहीं कर पाता, रेशो ये रहता है। जबकि टाइपिंग मुश्किल नहीं है, मैं अभी दिखाऊंगा। ये इसका सिलेबस दोनों का एक जैसा है, कोई बहुत फर्क है नहीं। तो ये CBT 2 का सिलेबस है, चीजें वही हैं। अब मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि जो टाइपिंग है वो मुश्किल नहीं है। या तो आपको इंग्लिश की टाइपिंग करनी है, उसमें 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए, या आपको हिंदी की टाइपिंग करनी है, 25 वर्ड पर मिनट चाहिए। तो ये तो कोई सी, हिंदी या इंग्लिश में से कोई सी एक टाइपिंग कर लो। इंग्लिश की है तो 30 की स्पीड दबानी है, हिंदी की है तो 25 की। तो ये तो बहुत मुश्किल तो नहीं है। अगर आप थोड़ी थोड़ी टाइपिंग करने लगो, रोज 15 मिनट भी दे दिए, तो आपका तो हो जाएगा काम, थोड़े से कम पढ़ाई में काम चल जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये है फुल नोटिफिकेशन, जो आपको मुझे समझाना था कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप भर्ती हो सकते हो। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, GS वही सब्जेक्ट हैं दोनों में जिनको आप दिन रात पढ़ते हो कंपटीशन में। अब ये आपके ऊपर है कितनी मेहनत करके आप कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो। बच्चों, ये है बैच जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। इसके लिए बैच है, या NTPC ग्रेजुएट लेवल हो, अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, आगे ग्रुप D देना हो, उन सब के लिए फाउंडेशन बैच 1 नवंबर को लॉन्च होने जा रहा है। ठीक है, और उस दिन स्पेशल ऑफर भी दूंगा उस दिन के लिए। तो भाई आप अगर आना चाहते हो तो 1 नवंबर को इस सेशन से जुड़ जाइएगा, बेहतरीन सेशन। और एक और बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है इसके साथ, उसका भी फायदा होगा आपको। थैंक यू, नमस्ते।